नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राजनीति की सबसे चर्चित पार्टियों में से एक आम आदमी पार्टी की। एक ऐसी पार्टी है जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकली, दिल्ली और पंजाब की सत्ता के शिखर पर पहुंची, राष्ट्रीय पार्टी बनी और फिर हाल ही दिल्ली में बड़ी हार का सामना भी किया। ये कहानी है कई सवाल खड़ी करती है। क्या सत्ता में आने के बाद कोई पार्टी अपनी आदर्शवादी शुद्धता बनाए रख सकती है? क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ पैदा हुई पार्टी खुद भ्रष्टाचार के अछूता रह सकती है? चलिए इसी पड़ताल में उतरते हैं। हमने इस विश्लेषण के कई स्रोतों का उपयोग किया है, विकिपीडिया, अकादमिक पेपर्स, पुराने और ताज़ा न्यूज़ आर्टिकल्स, पार्टी की वेबसाइट और कुछ आलोचनात्मक स्रोत भी। सबसे पहले हमारी कोशिश ये है कि एक संतुलित तस्वीर पेश करें। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम जड़ों से। सबसे पहले तो देखते हैं कि इस पार्टी का जन्म भ्रष्टाचार के खिलाफ उठी आवाज से कैसे हुआ है। 2011 का साल, केंद्र में कांग्रेस की यूपीए सरकार, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, भ्रष्टाचार के मामले आसमान छू रहे थे। इसी माहौल में उठा इंडिया अगेंस्ट करप्शन यानी कि IAC आंदोलन का चेहरा थे अन्ना हजारे, लेकिन उनके साथ एक और चेहरा था उभर कर सामने आया। वो है अरविंद केजरीवाल, पूर्व IRS यानी कि इंडियन रेवेन्यू सिस्टम के अधिकारी ऑफिसर, जो RTI के क्षेत्र में पहले से ही काम कर रहे थे। लेकिन यहाँ आता है कहानी का पहला मोड़। अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल के बीच विचारधारा का अंतर सामने आया। अन्ना हजारे चाहते थे कि आंदोलन गैर राजनीतिक रहे। उन्हें लगता था कि राजनीति में जाने से आंदोलन की पवित्रता खत्म हो सकती है, खत्म हो जाएगी। केजरीवाल और उनके साथियों जैसे कि मनीष सिसोदिया, योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण का मानना यह था कि यदि सिस्टम बदलना है तो राजनीति में उतरना ही पड़ेगा, चुनाव लड़ना पड़ेगा। सितंबर 2012 में रास्ते अलग हो गए और फिर 26 नवंबर 2012 जिस दिन भारत का संविधान अपनाया गया था, उसी दिन अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के गठन का ऐलान कर दिया। नाम ही बता रहा है कि मंजर आम आदमी को आवाज देने की कोशिश। शुरुआती फंडिंग में मशहूर वकील और पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण ने 1 करोड़ रुपए का दान दिया। उनके बेटे प्रशांत भूषण संस्थापक सदस्य भी बने। लेकिन क्या सब कुछ जो है वो इतना साफ सुथरा था? कुछ स्रोत बताते हैं कि शुरुआती दिनों में ही पार्टियों में भाई भतीजावाद और पारदर्शिता की कमी को लेकर सवाल उठने लगे थे। और हम अब समझते हैं कि विचारधारा इस आपकी यानी कि आम आदमी पार्टी की किस खांचे में फिट बैठती है। तो सबसे दिलचस्प जो बात है वो आप कहती है कि वे किसी पारंपरिक लेफ्ट राइट के खांचे में नहीं आते। उनके 3 स्तंभ हैं। और कौन सी विचारधारा की? नंबर 1 कट्टर देशभक्ति, नंबर 2 कट्टर ईमानदारी और तीसरा मानवता यानी कि ह्यूमैनिटी। वे गांधी जी के स्वराज पर जोर देते हैं, लोगों के हाथ में ताकत और सत्ता का विकेंद्रीकरण। राजनीतिक विश्लेषक उन्हें केंद्रवादी यानी कि सेंट्रिस्ट या मध्य वामपंथी भी मानते हैं। खास बात, आपने धारा 377 हटाने और समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने जैसी सामाजिक मुद्दों का समर्थन किया, जो उन्हें कई पार्टियों से अलग करता है, अलग बना देता है। प्रतीकों की ताकत क्या है? झाड़ू से लेकर बैग आर तक। अगर इसकी बात करें तो आपकी जो सबसे बड़ी सफलता है उनका प्रतीकों का कुशल इस्तेमाल है। जैसे कि झाड़ू सिर्फ सफाई का औजार नहीं है, बल्कि राजनीति से गंदगी साफ करने का संकल्प है। नारा गूंजा, झाड़ू चलाओ, बेईमानी भगाओ। ये प्रतीक हर वर्ग में गूंजा, निम्न आय वर्ग से लेकर मध्यम वर्ग और युवाओं तक है। अरविंद केजरीवाल ने इमेज साधारण पहनावा जैसे कि मूछे, सदियों में मफलर, जब दूसरे नेता महंगी SUV में काफिले चलते हैं, केजरीवाल अपनी नीली वैगन आर में भी दिखते थे। यह सेल्फ अंदरिंग जो की रणनीति थी, यानी कि जानबूझकर खुद को आम आदमी पार्टी जैसा दिखाना या फिर पारंपरिक नेताओं से अलग दिखा जा सके। लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये प्रतीक सिर्फ दिखावा थे या गहरे बदलाव का संकेत? संगठन की बात करते हैं। कितना लोकतांत्रिक है आप या फिर ये आम आदमी पार्टी? बाहर से एक नेता अरविंद केजरीवाल, अंदर से संविधान के अनुसार सबसे ऊंचा पद है राष्ट्रीय समायोजक जो केजरीवाल है।
नीचे है राष्ट्रीय सचिव जो कि कोषाध्यक्ष। लेकिन असली ताकत किसके पास है? राजनीतिक मामलों की समिति यानी कि पीएसी, इसमें केजरीवाल के अलावा मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, गोपाल राय, आतिशी जैसे करीबी नेता शामिल हैं। ये पीएसी ने मतलब ही सबसे रणनीतिक फैसले लेती है। और यहाँ आता है सबसे बड़ा सवाल कि स्वराज की बात करने वाली पार्टी के अंदर कितना लोकतंत्र है। 2014 में जब योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने केजरीवाल के नेतृत्व शैली पर सवाल उठाए, उनका आरोप था कि फैसले कुछ ही लोग ले रहे, असहमति की गुंजाइश कम हो रही है। नतीजा, दोनों संस्थापकों को पार्टी से निकाल दिया गया। कुमार विश्वास जैसे कई अहम लोग भी अलग हो गए। सुप्रीमो कल्चर के आरोप लगने से शुरू हो गए, यानी सारी शक्ति एक नेता के हाथ में। चुनावी सफर देखते हैं कि रोलर कोस्टर राइड इनकी। और 2013 की बात करते हैं, दिल्ली विधानसभा की 70 में से 28 सीटें आ गई। कांग्रेस के बाहरी समर्थन से सरकार बनी और केजरीवाल बने यहाँ पर मुख्यमंत्री। लेकिन 49 दिनों में ही उनकी सरकार गिर गई, क्योंकि जन लोकपाल बिल पास नहीं करवा पाए। केजरीवाल ने इसे धोखा बताकर इस्तीफा दे दिया। अब बात करते हैं 2014 की, यानी कि लोकसभा चुनाव। 434 उम्मीदवार उतारे, सिर्फ 4 सीटें, वो भी सारे पंजाब से आ गए। राष्ट्रीय वोट शेयर अगर इतना देखिए तो 2.1% तक लगभग। केजरीवाल वाराणसी में मोदी से बड़े अंतर से हारे थे। 2014 की बात। लगा कि आपका जादू खत्म हो गया, लेकिन ट्विस्ट यहाँ आता है 2015 में दिल्ली विधानसभा। 70 में से 67 सीटें एक तरफा जीत गए और वोट शेयर था इनका 54.3%। यह इतिहास की सबसे बड़ी जीतों में से एक जीत थी, किसी को उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन इस जीत के बाद योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण पर पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप लगे और उन्हें निकाल दिया। 2017 की बात अगर करें तो पंजाब की विधानसभा 117 में से 20 सीटें मुख्य विपक्षी दल बनी। 2017 की बात करें, गोवा विधानसभा खाता भी नहीं खुल पाई, 0 सीटें आई यहाँ पर। तो ये कुछ सफर 2017 था। 2019 में क्या, लोकसभा चुनाव फिर से आ गया। 2014 की 4 सीटों में से घटकर सिर्फ 1 सीट संगरूर से भगवंत मान सांसद बने। राष्ट्रीय राजनीति में आपकी मौजूदगी में लगभग खत्म हो गई आम आदमी पार्टी की। 2020 की अगर बात करें तो फिर से एक बार अच्छी बात, दिल्ली विधानसभा 70 में से 62 जो सीट है वो आ गई और लगातार तीसरी बार केजरीवाल मुख्यमंत्री बने। दिल्ली में आप की पकड़ बहुत मजबूत बनी। इसमें खासकर बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर बहुत अच्छा काम। 2022 की अगर बात करें, पंजाब विधानसभा फिर से एक बार अच्छी जीत। 117 में से 92 सीटें, प्रचंड बहुमत से इनको यहाँ पर विजय मिली और भगवंत मान बने इनके मुख्यमंत्री। दिल्ली के बाहर पहली पूर्ण बहुमत वाली सरकार। इसी साल क्या हुआ, गोवा में 2 सीटें, गुजरात में 5 सीटें, जो कि 13% वोट शेयर मिला। और इस प्रदर्शन के आधार पर आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी मिला। 2025 की अगर बात करें, थोड़ा सा इनके पार्टी के अंदर बड़ी सी मतलब एक चेंज, एक ट्विस्ट। दिल्ली विधानसभा 70 में से सिर्फ 22 सीटें आ गई। बीजेपी पार्टी ने 48 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत ले लिया। वोट शेयर गिरकर 43.5% आया। केजरीवाल समेत बड़े नेता भी अपनी सीट हारे। यह आपका दिल्ली में अब तक का सबसे बड़ा खराब प्रदर्शन। विवाद अगर बोले तो जो आपने मतलब पार्टी के दामन से कभी छूटे नहीं, वो इम्पोर्टेंट था। 2013 स्टिंग ऑपरेशन, चुनाव से पहले मीडिया सरकार पोर्टल ने कुछ उम्मीदवारों पर पैसे लेकर काम करने का वादा करने का आरोप लगाया गया। पार्टी ने इसे साजिश भी बताया गया। आंतरिक लोकतंत्र पर सवाल क्या क्या है, जैसे कि योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास जैसे कई संस्थापक और अहम पार्टी जो लोगों की पार्टी से अलग होना, ये भी थोड़ा सा संकेत। सुप्रीमो कल्चर और असहमति दबाने के आरोप।
सबसे विडंबनापूर्ण जो अगर है तो वो भ्रष्टाचार के कुछ आरोप। जिस पार्टी का जन्म भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ था उसी पर गंभीर दाग भी लग चुके, जैसे कि ये दिल्ली शराब नीति मामला, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी सामने आई। भले ही बाद में इनको जमानत मिल गई, लेकिन इनसे इसने जो पार्टी का ईमानदार और छवि जो था वो गहरा नुकसान पहुंचा है। विपक्ष को हमला करने का सबसे बड़ा हथियार भी मिला है। और बात करते हैं विज्ञानों पर खर्च कैसा है। आरोप, दिल्ली सरकार पार्टी के प्रचार और छवि चमकाने वाले विज्ञापनों पर खजाने का पैसा खर्च करती है, यह आरोप रहा। किसान आंदोलन पर भी सवाल रहा। जब किसान दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, कांग्रेस ने आप पर कानूनों का समर्थन करने का आरोप लगाया। और सोशल मीडिया की रणनीति अगर देखें तो वो एक बार समझ देते हैं। आपने ट्विटर को मतलब बहुत कुशलता से इस्तेमाल किया है, जो कि हम एक्स हैंडल से आज जानते हैं। शुरुआत में आपका एक्शन ये हैशटैग यूज़ किया, उसके बाद हैशटैग आप गवर्नेंस दिल्ली भी सकारात्मक कामों का प्रचार किया। बाद में उन्होंने कुछ जैसे कि चीटर्स, कॉन्ग, बीजेपी, आक्रामकता बढ़ी। सोशल मीडिया जो है उनकी राजनीतिक लड़ाई का अहम हथियार भी बन गया था। आपका सफर 10 सालों में देखते हैं, एक जन आंदोलन से राष्ट्रीय पार्टी बनना, दिल्ली और पंजाब में सरकार बनना, वो भी बहुमत से, स्पष्ट बहुमत से, लेकिन आंतरिक कलह, भ्रष्टाचार के मामले भी आए, कुछ आरोप भी आए, और हाल ही में दिल्ली में सत्ता का गंवाना। बुनियादी सवाल वही खड़ा होता है, क्या आप आम आदमी पार्टी उस वैकल्पिक साफ सुथरी राजनीति के वादे पर खरी उतरी जिसके साथ वो आई थी? क्या सत्ता की राजनीति ने उसे भी काफी हद तक बदल दिया है, पारंपरिक पार्टी जैसा ही बना दिया है? क्वेश्चन आपके लिए विचार करने के लिए, क्या किसी राजनीतिक आंदोलन या पार्टी के लिए, खासकर जब वह सत्ता में आती है और उसका विस्तार हो जाता है, नेशनल पार्टी बन जाती है, अपनी शुरुआती आदर्शवादी शुद्धता को बनाए रखना संभव है? वो क्वेश्चन आपको, या फिर सत्ता की अपनी मजबूरियां, समझौते और राजनीतिक की जमीनी हकीकतें उसे अनिवार्य रूप से बदल ही देती है? ये सवाल सिर्फ आपके लिए नहीं है, यानी कि आम आदमी पार्टी के लिए नहीं है, बल्कि हर उस राजनीतिक आंदोलन के लिए है जो बदलाव का सपना लेकर आता है। क्या आप सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं।